सभी बच्चों का स्वागत है एग्ज़ाम सीरीज़ में। ये क्लास 11th के लिए चलाई गई है और सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिस्ट्री। इसका मकसद है कि बच्चों को सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से अवगत करा देना जो उनकी परीक्षाओं में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहले हम इसमें एक मैप देख लेते हैं। इसमें बेटा पहले हम देख लेते हैं, दजला नदी है, ये फरात नदी है। इन्हीं दो नदियों के किनारे ये आसपास सभ्यता विकसित हुई थी। यहाँ पर एक छोटा सा ये डॉट है, यहाँ पे उरूक है एक इनका बड़ा शहर, एक है नीचे उर, और एक यहाँ पर है जो नदी के किनारे है मारी। तो इनके बारे में हम अब जानकारी लेंगे कि क्या क्या इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला है बेटा, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं जो छोटे छोटे एक एक नंबर के होते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमस का अर्थ है नदी। तो यानी कि ये दो नदियों के मध्य का क्षेत्र इसको माना गया है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई? ये दो नदियां हमारी बेटा दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच में ये विकसित हुई है हमारी सभ्यता। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है, जिसे हम टैबलेट बोल देते हैं? तो बेटा वहाँ पर आपको मालूम है बहुत बड़ी संख्या में टैबलेट्स हमको मिले हैं और जो सबसे पुरानी टैबलेट है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान थे? ये थे बेटा स्टेपी के घास के मैदान। अब जहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा होंगे तो पशुपालन भी सीधी सी बात है बढ़िया ही रहा होगा। वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ? ये उरूक नामक शहर से प्राप्त हुआ। और ये बेटा एक संगमरमर में तराशी हुई एक महिला का सिर है। इसके बारे में थोड़ा सा और अपनी बुक से आप देख लेना। ये उरूक शहर से हमको प्राप्त हुआ है और ये एक ऐसे पत्थर को तराश कर बनाया हुआ है जो यहाँ से काफ़ी दूर मिलता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है बेटा। अगले हैं, एनमरकर किस शहर का शासक था? तो इसमें बेटा ये उरूक आएगा, उरूक का शासक था। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर फला फूला? मारी। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरी। दूसरी भाषा थी बेटा इसकी अक्कदी। गिलगमेश है बेटे, गिलगमेश कहाँ का शासक था? ये भी उरूक का ही शासक था। एक गिलगमेश महाकाव्य है जो हमें 12 पट्टिकाओं पर मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जिमरीलियम का राजमहल कहाँ स्थित था? ये बेटा मारी शहर में स्थित था, जो हमने अभी मैप में देखा, जो फरात नदी के किनारे बसा हुआ था। अगले क्वेश्चन हमारे, मेसोपोटामिया आधुनिक समय में किस देश में है? तो आधुनिक समय में बेटा ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। यहाँ की लिपि क्या थी? लिपि है यहाँ की कीलाकार। इसके अलावा बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, इन्नाना कौन थी और उर कौन थे? तो इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी, जबकि उर चंद्र देवता थे यहाँ के। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर का ये फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तर वाले प्रश्न। मेसोपोटामिया में साक्षरता की स्थिति कैसी थी? तो मेसोपोटामिया में बेटा बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर चित्रात्मक लिपि काम करती थी, जिसमें चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत पेचीदा थे। तो सबके बस की बात नहीं थी कि वे इन लिपियों को लिखना पढ़ना सीख सकें, तो इस वजह से यहाँ पर साक्षरता काफ़ी कम थी। मेसोपोटामिया में परिवार के और विवाह के क्या नियम थे? तो बेटा मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। एकल परिवार होता है जिसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे हों, आदमी औरत और उनके बच्चे, पति पत्नी और उनके बच्चे। और विवाह के लिए पहले विवाह की इच्छा की घोषणा की जाती थी, फिर लड़के वाले लड़की वालों के सामने प्रस्ताव रखते थे कि भाई शादी करनी है। अगर वो मान जाते थे तो फिर वर पक्ष जो लड़के वाले उन्हें कुछ उपहार देते थे मानने पर। विवाह के बाद सभी मंदिर जाते थे, सामूहिक भोज करते थे, और जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तो नववधू को उसके पिता उसके हिस्से का धन दे देते थे, जिसे धाय का भाग बोलते हैं हम। इसके अलावा बेटा जो खेती है, घर है, पशु हैं, उन पर पुत्रों का ही हिस्सा होता था, उनमें लड़की का कोई हिस्सा नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी? तो बेटा हम देखते हैं कि शहर में कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह सकता कि वही वही सारे काम कर ले, अपने कपड़े भी धो ले, वो खाना भी बना ले, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा ले, वो अपना और भी कोई पेशा वो कर ले।
तो क्या है, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली वस्तुएं या सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था और उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। ये बेटा तुम्हारी बुक में एक एग्जाम्पल है कि एक जो मुद्रा बनाने वाला है तो उसके लिए उसे औजारों की आवश्यकता होती थी। मुद्रा बनाने के लिए उसे पत्थर की आवश्यकता होती थी। औजार उस वक्त बेटा मुद्रा बनाने में कांसे के औजार काम में आते थे। इसके लिए वो औजार वाले के पास जाएगा जो कांसे के औजार बना के दे। अब जो औजार बनाने वाला है वो औजार तो बना सकता है, लेकिन जो तांबा और रांगा दो धातुएं चाहिए हैं कांसा बनाने के लिए, उसके लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इसी को श्रम विभाजन कहते हैं और ये शहरी जीवन की एक विशेषता है। आज के समय में भी ऐसा ही चलता है बेटा। उर्द नगर की नगर योजना पद्धति समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उर्द नगर आपने पढ़ाई अपनी बुक में कि 3 प्रमुख नगरों में से एक था उरूक, उर और मारी में से था उर। ये एक मंदिर नगर था। तो हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ की गलियाँ संकरी और टेढ़ी मेढ़ी होती थी और क्योंकि ये छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ थी तो यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचना संभव नहीं था पहिए वाली, इसलिए काफ़ी मकानों में गधों के द्वारा ईंधन और गेहूं के बोरे ले जाए जाते थे। बेटा इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये गधे हैं, ये तुमको 1 नंबर दिलवा सकते हैं। नालियाँ घरों के भीतर होती थी और जो बरसात का पानी है वो घर के अंदर ही इकट्ठा हो जाता था। हौज जो बना लेते थे वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। गोपनीयता का ख्याल रखा जाता था कि भाई कोई बाहर से अंदर घर के अंदर ढंग से झांक झोंक ना पाए। और इसलिए बेटा यहाँ पर घर इस प्रकार बने होते थे कि बाहर से देखने पर घर का कोई भी हिस्सा डायरेक्ट ना दिखे। और घर बनाते समय शगुन अपशगुन का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे कि भाई हमारे घर का दरवाज़ा सामने वाले घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलना चाहिए, हमारी दहलीज है वो गली से ऊंची होनी चाहिए, दरवाज़ा हमारा अंदर की साइड खुलना चाहिए, बाहर की साइड नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छी नगर योजना पद्धति का अभाव था, जो कि इसी के समकालीन जो हमारी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसमें मोहनजोदड़ो में बहुत बढ़िया नगर योजना थी। आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा। तो नगर योजना और की कोई बहुत बढ़िया सी नहीं थी। इसकी वे विशेषताएं हैं, ये पढ़ लेना। हमें बेटा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, इसमें बेटा यह है कि भाई मंदिर हैं ये मेसोपोटामिया सभ्यता की सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न हिस्से थे, इसे स्पष्ट करें। तो इसके बेटा क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। पहला हमारे पास पॉइंट बन जाता है कि 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। कुछ प्राचीन मंदिर शहर के चारों ओर विकसित हुए बने और सबसे पहला जो मंदिर है, ज्ञात मंदिर है, वो छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। ये बेटा 1 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ज्ञात मंदिर के विषय में बताएं, तो बताओगे एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना था। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। हमने पढ़ा भी था। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों के जैसे होते थे, क्योंकि मंदिर एक्चुअल में होता क्या है, देवताओं के घर ही होते हैं। इसके अलावा देवता है वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था। देवी देवताओं के लिए लोग अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों की, मत्स्य क्षेत्रों जहाँ पे मछली वछली पकड़ते हैं, और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था और रक्षा करने का ये उनसे प्रार्थना करते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही होती थी। व्यापार यानी कि यहीं से ही धीरे धीरे शुरू होता था बेटा। मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और अब जैसा हमने ऊपर देखा कि न केवल ये धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े थे। व्यापार इत्यादि भी यहाँ पर होता था, बड़े बड़े डिसीजंस भी यहाँ पर ही लिए जाते थे। अगला है बेटा क्वेश्चन, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है, स्पष्ट करें। तो बेटा ये तो हम जानते ही हैं कि मेसोपोटामिया है, इनकी काल गणना आज तक भी हम फॉलो कर रहे हैं और इनका मैथ्स भी बहुत बढ़िया रहा था उस टाइम के हिसाब से। तो इसको हम देखते हैं। पहला तो सेंटेंस एज इट इज हो गया। दूसरा है 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं, टैबलेट्स मिले जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं हैं, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, और चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की सारणियाँ भी दी गई हैं। एक बेटा √2 के वर्गमूल का फॉर्मूला भी दिया हुआ है बुक में, उसको भी लिख देना। और काल गणना में तो इन्होंने बताया है कि मेसोपोटामिया वासियों से ये हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार
एक पूरे वर्ष का इन्होंने 12 महीनों में विभाजन किया, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन किया, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया। ये हम आज भी फॉलो करते हैं। और बेटा इन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में भी पता लगाया कि कब कब हो रहे हैं, और इसके हिसाब से गणना कर सकते थे कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नज़र रखते हुए गणना की जाती थी। यानी कि बेटा ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी पारंगत व्यक्ति थे। बेटा आज के लिए इतना ही है। फर्स्ट चैप्टर के लगभग सभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। इसको एक दो बार और सुन लेना तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।